like a Hellcat. इस पार्ट को आगे बढ़ाऊंगा तो स्टार्ट करते हैं समानता का अधिकार, या हम बोल सकते हैं समता का अधिकार। तो ये अनुच्छेद ना आप ध्यान रखना कि किस अनुच्छेद में कौन सा अधिकार है, क्योंकि एमसीक्यू में ज़रूर पूछे जाते हैं हम ज़्यादातर। तो समाज में धर्म, लिंग, जाति, संस्कृति, नस्ल इत्यादि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समान सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, जिससे वह अपनी योग्यता अनुसार अपना विकास कर सके। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। समाज में हर एक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपनी इच्छा अनुसार काम करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस पर कोई बंधन नहीं होना चाहिए। बंधन का मतलब यहाँ निकलता है दबाव धौंस। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यह व्यक्तिगत अधिकार है। अगर गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील से अपना बचाव करने का अधिकार है। इसके अलावा पुलिस के लिए यह ज़रूरी है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का फैसला करेगा कि इसकी गिरफ्तारी सही है या गलत। न्यायालय ने माना कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय और आजीविका का भी अधिकार हो, क्योंकि इसके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। आजीविका मतलब रोजगार। निवारक नज़रबंदी। मैं निवारक नज़रबंदी में आपको ऐसी अपनी साधारण भाषा में बताता हूँ कि कोई एक व्यक्ति है, नहीं व्यक्ति नहीं, गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। कोई एक पुलिस अधिकारी है एक एरिया में, उसी एरिया में एक ऐसा व्यक्ति घूम रहा है या टहल रहा है जो ना एक गैर कानूनी यानी क्राइम करने वाला है, लेकिन उसने करने वाला है, ना कि अभी उसने करा है। तो अभी उसने कोई क्राइम नहीं करा है, लेकिन उस पुलिस वाले को, उस अधिकारी को लगता है कि ये कोई क्राइम करने वाला है। तो वह अधिकारी उस व्यक्ति को बिना किसी सबूत गवाह के गिरफ्तार कर सकता है। इसे ही निवारक नज़रबंदी कहते हैं। निवारक नज़रबंदी अधिकतम 3 महीने के लिए हो सकती है। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार। जब तक न्यायालय किसी भी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराता, तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता है। आरोपी के अधिकार। किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी। कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं यानी खुद अपने विरुद्ध सबूत देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु या उम्र के बच्चों को किसी भी कारखाने, खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में शामिल नहीं किया जाएगा, और अगर ऐसा होता है तो उनका शोषण करने पर या करने वाले व्यक्ति के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। इसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार कहते हैं। बंधुआ मजदूरी या बेगार। तय की गई मजदूरी से कम मजदूरी देना ही बंधुआ मजदूरी या बेगार कहते हैं।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के अपनी पसंदीदा या पसंद के धर्म का पालन करने का अधिकार है। आस्था और प्रार्थना आस्था और प्रार्थना की स्वतंत्रता। भारत में व्यक्ति को धर्म चुनने और उसका पालन करने का अधिकार है। हर एक व्यक्ति धर्म की प्रार्थना किसी भी प्रकार से कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए हाथों को जोड़कर, सर को धरती पर लगाकर, दोनों पैरों पर खड़े होकर। हमारा संविधान भी जबरन धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता है। सभी धर्मों की समानता। संविधान के अनुसार भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। सरकार किसी धर्म का विशेष पक्ष नहीं लेगी। सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के संबंध में सरकार धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगी। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 29 और 30 में है। यह सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। सांस्कृतिक से समझ ही रहे हो आप, संस्कृति, कल्चर, और शैक्षणिक यानी शिक्षा, एजुकेशन। तो भारत के किसी भी राज्य के नागरिक को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने के लिए अधिकार देता है। भाषा और अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा की संख्या दी है। इस अधिकार से हर एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश निर्देश दे सकते हैं। न्यायालय कई प्रकार के विशेष आदेश निर्देश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहते हैं। तो रिट मैं बता देता हूँ आपको। बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने पेश करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैरकानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। इसे बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सरकारी अधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों यानी कामों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं। अधिकार परीक्षा। यह आदेश या रिट उस व्यक्ति के खिलाफ जारी होता है जिसने गलत तौर पर पद हासिल कर लिया है। पद यानी सार्वजनिक पद, वो मैं लिखना भूल गया तो मुझे माफ़ करना, आप लिख लेना। उत्प्रेषण रिट। इसमें निचली अदालतों को किसी विशेष मामले का ब्यौरा उच्च या उच्चतर अदालतों को देने का आदेश होता है। उच्च यानी उच्च न्यायालय, उच्चतर
अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय को देने का आदेश होता है। प्रेषण ऋण में नीति निर्देशक तत्व क्या है? मौलिक अधिकारों के अलावा जन कल्याण एवं राज्य की उन्नति के लिए जरूरी नियमों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में जाना जाता है। नीति निर्देशक तत्व की 3 प्रमुख बातें। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए और वे नीतियाँ जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य: लोगों का कल्याण, सार्वजनिक आर्थिक राजनीतिक न्याय करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों में संबंध। 5 नंबर में आ सकता है क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को एक दूसरे के पूरक के रूप में देखा जा सकता है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व उसे कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर से व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, यानी बचाव करते हैं, पर नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में अंतर। मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी सहयोग प्राप्त नहीं है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशक तत्वों के उल्लंघन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्ति से है, परंतु नीति निर्देशक तत्वों का संबंध समाज से है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। मौलिक अधिकार व्यक्ति के कल्याण को बढ़ावा देते हैं। नीति निर्देशक तत्व समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं।